बहुत समय पहले की बात है। माधवनगर राज्य में राजा अमरपाल का शासन था। राजा अमरपाल अपनी पत्नी तमसिनी से बहुत प्यार करता था, परंतु विवाह के 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन तमसिनी उदास होकर राजा अमरपाल से बोली, हमारे विवाह को 10 वर्ष हो चुके हैं, परंतु हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब तो मुझे चिंता होने लगी है। तुम सही कहती हो तमसिनी। हमें भी इस बात की चिंता रहती है कि हमारे बाद हमारे राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। मुझे लगता है कि अब हमारी कोई संतान नहीं होगी। शायद आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तमसिनी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं दूसरा विवाह करने का सोच भी नहीं सकता। तुमसे अलग होने की बात मेरे मन में कभी नहीं आई। मैं भी आपसे अलग नहीं होना चाहती, लेकिन कभी-कभी मेरे मन में भी यही इच्छा होती है कि मेरे कक्ष में एक पुत्र की किलकारियां गूंजे, वो मुझे माँ कहकर पुकारे। तुम्हें क्या लगता है तमसिनी? क्या मेरा मन नहीं करता? क्या मेरे मन में हुक नहीं उठती? लेकिन नियति के आगे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, नियति के आगे मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ, लेकिन आप मजबूर नहीं हैं। आप एक पुरुष हैं और आप एक राज्य के राजा भी हैं। आपको दूसरा विवाह करने का अधिकार भी है। आपको मेरे साथ साथ अपने राज्य के बारे में भी सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आपके बाद आपके राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। रानी तमसिनी इस बात से राजा अमरपाल के मन में संतान प्राप्ति की चिंता गहराने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने इस विषय पर अपने मंत्री सत्यवर्धन से चर्चा की। सत्यवर्धन, तमसिनी ने आज मुझे दूसरी शादी का सुझाव दिया। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, परंतु राज्य के उत्तराधिकारी का सवाल है। इस पर तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आपकी चिंता समझ में आती है। प्रेम का स्थान अलग है, परंतु राज्य के भविष्य का ध्यान रखना भी आपका धर्म है। अगर आप संतान सुख से वंचित रहे तो इस राज्य का अगला राजा कौन बनेगा? मंत्री सत्यवर्धन की बात सुनकर राजा अमरपाल गहरी सोच में डूब गया। राजा अमरपाल को गहरी सोच में डूबता हुआ देख मंत्री सत्यवर्धन राजा अमरपाल से बोला, महाराज, सोचिए मत। दूसरा विवाह करने में ही आपकी और आपके राज्य की भलाई है। वो सब तो सही है मंत्री सत्यवर्धन, लेकिन मैं किससे दूसरा विवाह करूंगा? महाराज, नीलकंठ नगर के राजा वीरसेन की इकलौती पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत सुंदर हैं। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक राज्य में फैले हुए हैं। राजा वीरसेन मेरा बहुत सम्मान करते हैं। मैं राजा वीरसेन से बात कर लूंगा, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। उनकी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा आपकी पत्नी के रूप में अच्छी लगेगी। मंत्री सत्यवर्धन की बात राजा अमरपाल को समझ में आई और उन्होंने राज्य के भले के लिए दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। कुछ ही दिन बाद राजा अमरपाल ने नीलकंठ नगर राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा से विवाह कर लिया। विवाह के कुछ महीने बाद राजकुमारी चंद्रलेखा गर्भवती हो गई, मगर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद रानी तमसिनी भी गर्भवती हो गई। जब यह खबर राजकुमारी चंद्रलेखा को पता लगी तो वह चिंता में पड़ गई। अगर तमसिनी ने पुत्र को जन्म दिया तो इस राज्य का राजा वही बनेगा, और यदि मैंने पुत्री को जन्म दिया तो राजा की नजर में मेरा मान सम्मान घट जाएगा। समय यूं ही बीतता रहा। कुछ समय बाद रानी तमसिनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा अमरपाल अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसका नाम रुद्रसेन रखा। राजा अमरपाल अपनी पत्नी से बोले, मेरा पुत्र रुद्रसेन हमारे राज्य का उत्तराधिकारी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी इसका नाम रुद्रसेन रखने की ही सोच रही थी। इसके चेहरे को गौर से देखिए, बिल्कुल आप पर गया है। हाँ तमसिनी, तुम सही कह रही हो। तुम देखना, हमारा यह पुत्र बड़ा होकर वीरों का वीर बनेगा। राजा अमरपाल अपने पुत्र
रुद्रसेन से मिलने में मग्न थे कि तभी एक दासी आई और समाचार दिया कि राजकुमारी चंद्रलेखा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। ऐसे ही 1 महीना बीत चुका था। राजा अमरपाल का मन अपने दूसरे पुत्र के बंदर जैसे चेहरे के कारण दुख और आक्रोश से भरा था। राजा ने इस बारे में अपनी पहली पत्नी तमसिनी से चर्चा की। तमसिनी, चंद्रलेखा ने जिस पुत्र को जन्म दिया है उसका चेहरा एक बंदर का है। मुझे यह स्वीकार नहीं। इस संतान के जन्म से मेरी प्रतिष्ठा पर दाग लग गया है। राजा अमरपाल की बात सुनकर तमसिनी गहरी सोच में डूबती हुई राजा अमरपाल से बोली, इसका मतलब यह है कि आपको सच्चाई नहीं पता। यह सुनकर राजा अमरपाल चौंकते हुए बोले, तुम कहना क्या चाहती हो तमसिनी? तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ जानती हो, और तुम जो भी जानती हो वो तुम मुझसे छिपा रही हो। पता नहीं आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे भी या नहीं। तुम कैसी बात कर रही हो? आज तक क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया? तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी दूसरी पत्नी रानी चंद्रलेखा भगवान की नहीं बल्कि शैतान की उपासक हैं। मैंने स्वयं उसे उसके कक्ष में उसे शैतान की पूजा करते हुए देखा है। क्या यह सच है? हाँ महाराज, और इस बात को मंत्री सत्यवर्धन भी अच्छी तरह से जानते हैं। यह सुनते ही राजा अमरपाल का क्रोध भद्दक हुए। अब बंदर राजकुमार कमल जवान हो चुका था और साधु सत्यवर्धन के साथ रहकर जंगल की जिंदगी जीने का आदी हो गया था। एक दिन वो साधु सत्यवर्धन से बोला, गुरुदेव, एक बात पूछनी है। आप मुझे जंगल से बाहर क्यों नहीं जाने देते? बेटा, बाहर की दुनिया झूठी, लालची और मक्कार हैं। वहां लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे, तुम्हें मार देंगे। तुम यहीं पर सुरक्षित हो। साधु सत्यवर्धन की बात सुनकर कमल चुप हो गया। परंतु कुछ दिनों बाद साधु सत्यवर्धन अचानक बीमार पड़ गए। साधु सत्यवर्धन की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वह अपने अंत समय को नजदीक महसूस करने लगे और अपने दत्तक पुत्र कमल को अपने पास बुलाया। कमल, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें हमेशा जंगल में ही रहना होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत क्रूर है। वहां लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो जरूरतमंद हो उनकी मदद से कभी पीछे मत हटना। इतना कहकर साधु सत्यवर्धन ने दम तोड़ दिया। कमल अपने पिता समान साधु को खोकर अकेला महसूस करने लगा। लेकिन उसने साधु की अंतिम इच्छा का सम्मान किया और जंगल में ही रहने का निर्णय लिया। उधर राजा अम्रपाल और रानी तमसिनी का पुत्र रुद्रसेन अब जवान हो चुका था। इकलौता पुत्र होने के कारण रानी तमसिनी और राजा अम्रपाल का अत्यंत लाड प्यार उसे बिगाड़ चुका था। वह अक्सर राज्य में प्रजा को परेशान करता और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता। एक दिन रुद्रसेन की नजर एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे जैसे ही रानी तमसिनी ने अपने बेटे का चेहरा देखा, वो डर गई और डर के मारे पीछे हट गई। रुद्रसेन, यह क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा? इसी बीच राजा अम्रपाल भी वहां पहुंचे और अपने बेटे की हालत देखकर चौंक गए। रुद्रसेन, ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? पिताजी, मैंने एक साधु की तपस्या भंग की थी और उन्होंने मुझे श्राप दिया, और देखिए मेरी क्या हालत हो गई। राजा अमरपाल ने अपने बेटे की पूरी बात सुनी और तुरंत उस साधु के पास गए। राजा ने साधु के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। महाराज, मेरे पुत्र से भूल हो गई। कृपया उसे क्षमा कर दे। कृपया उस पर कृपा करे महाराज। साधु ने राजा अमरपाल की माफी स्वीकार करते हुए कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र का दोष गंभीर है। मेरा श्राप इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा। इसके लिए एक उपाय है। तुम्हें एक ऐसे युवक को ढूंढना होगा जिसका चेहरा भी बंदर के समान हो। उस युवक का नाम कमल है। एक अद्भुत नगर में जाओ जहां आधे इंसान और
आधे जानवर जैसे लोग रहते हैं। वहां का राजा एक विशेष जड़ी बूटी के बारे में जानता है। वही जड़ी बूटी रुद्रसेन को ठीक कर सकती है। परंतु महाराज, मैं उस युवक को कहाँ ढूंढूंगा? वो तुम्हें यहाँ से कुछ दूर एक घने जंगल में मिलेगा। साधु की बात सुनकर राजा अमरपाल घने जंगल की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक युवक को देखा जिसका चेहरा बंदर जैसा था। राजा अमरपाल ने उत्सुकता से उसके पास जाकर उससे बात की। हे युवक, मैं माधवनगर का राजा अमरपाल हूँ। मेरा पुत्र एक श्राप के कारण बंदर के चेहरे वाला हो गया है। केवल तुम ही उसे श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। राजन, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक ऐसे चेहरे वाले को अकेलेपन का दर्द क्या होता है। मेरे पिता ने मुझे इसी डर से जंगल से बाहर नहीं जाने दिया। कमल ने राजा अमरपाल की बात मान ली और रुद्रसेन की सहायता करने के लिए निकल पड़ा। साधु के बताए अनुसार राजा अमरपाल ने उसे विचित्र नगर का रास्ता समझाया। कमल जंगल के भीतर गहराई में चला गया, जहां उसे आधे इंसान और आधे जानवर जैसे लोग दिखाई दिए। किसी का चेहरा शेर जैसा था तो किसी का चेहरा गिद्ध जैसा। वहां के निवासी कमल को देखकर उसे घेरने लगे और उसे अपने महल के अंदर ले गए। महल के भीतर एक सिंहासन पर आधा इंसान और आधा जानवर का राजा बैठा था। कमल को उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया। कौन हो तुम और इस नगर में क्यों आए हो? महाराज, मैं कमल हूँ, माधवनगर के राजा अमरपाल का पुत्र रुद्रसेन। एक साधु के श्राप के कारण बंदर का चेहरा पा चुका है। केवल यहाँ की जड़ी बूटी ही उसे ठीक कर सकती हैं। कृपया मुझे वह जड़ी बूटी दे दीजिए ताकि मैं उसे स्वस्थ कर सकूं। कमल के साहस और दया भाव को देखकर आधा जानवर और आधा इंसान राजा मुस्कुराया। कमल, तुम्हारी मदद करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं जिससे मैं किसी का भी अतीत देख सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि जिसकी मदद करने तुम जा रहे हो वही तुम्हारे असली पिता हैं? ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? हाँ कमल, तुम्हारे पिता वही राजा अमरपाल हैं और तुम्हारी माँ रानी चंद्रलेखा जो अभी भी जीवित हैं, वो कारागार में हैं। और तुम्हारे पिता ने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रानी तमसिनी जो तुम्हारी सौतेली माँ है, उन्होंने तुम्हारी माँ चंद्रलेखा पर काला जादू किया था। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनाए। जब रानी चंद्रलेखा गर्भवती हुई तो रानी तमसिनी ने उन पर काला जादू किया, जिससे तुम आधे इंसान और आधे बंदर के रूप में जन्मे। ये सब कैसे संभव है? तुम्हारे जन्म के समय ही रानी तमसिनी ने यह सब किया था। तुम्हारी माँ को बदनाम करने के लिए उसने राजा अमरपाल से यह झूठ कहा कि चंद्रलेखा शैतान की पूजा करती हैं। यहाँ तक कि उसने मंत्री सत्यवर्धन को भी इस झूठ में शामिल कर लिया था। राजा अमरपाल ने गुस्से में आकर तुम्हारी माँ को कारागार में डाल दिया और तुम्हें जंगल में छोड़ दिया। लेकिन मंत्री सत्यवर्धन, जो बाद में साधु बन गया, तुम्हें पालने लगा और उसी ने तुम्हारी परवरिश की। यह सब सुनकर कमल के मन में गहरा आघात हुआ, परंतु उसने विचित्र नगरी के राजा से कहा, महाराज, मैंने जीवन भर साधु सत्यवर्धन के संस्कारों का पालन किया है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि बुराई का उत्तर अच्छाई से ही देना चाहिए। इसीलिए मैं फिर भी अपने पिता की सहायता करूंगा और जड़ी बूटी लेकर अपने राज्य वापस जाऊंगा। तुम्हारा यह साहस और परोपकार का भाव प्रशंसा योग्य है कमल। मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर दूंगा। ये लो, यह वही औषधि है जो तुम्हारे सौतेले भाई को ठीक कर सकती है। कमल ने उस जड़ी बूटी को लेकर धन्यवाद किया और सिर झुकाकर जंगल से बाहर निकल गया। वो लंबे समय के बाद अपने चेहरे को ढककर राजमहल पहुंचा। राजमहल में प्रवेश करते ही उसने अपने पिता राजा अमरपाल को जड़ी बूटी दी। महाराज, ये जड़ी बूटी आपके पुत्र रुद्रसेन को ठीक कर सकती है। इसे रुद्रसेन को खिला दीजिए। राजा अमरपाल ने तुरंत रुद्रसेन को वह जड़ी बूटी खिलाई
जैसे ही रुद्रसेन ने वो जड़ी बूटी खाई, उसका चेहरा धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगा। उसे देखकर रानी तमसिनी बहुत प्रसन्न हुई। हे देव, मेरा पुत्र स्वस्थ हो गया। तभी कमल ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और अपना असली चेहरा राजा और रानी के सामने उजागर किया। राजा अमरपाल ने कमल को ध्यान से देखा, फिर बोले, कमल, ये जड़ी बूटी तुम खुद भी खा सकते हो। तुम भी इस श्राप से मुक्त हो सकते हो और सुंदर हो सकते हो। महाराज, सुंदरता को मैंने कभी भी अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया। मेरे पालनकर्ता साधु सत्यवर्धन ने मुझे सिखाया है कि अच्छाई ही इंसान का सबसे बड़ा सौंदर्य है, और मैं इस राज्य के लिए भी अच्छाई ही करना चाहता था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कमल ने अपने पिता को सारी बातें बताईं कि कैसे रानी तमसिनी ने उसकी माँ रानी चंद्रलेखा पर झूठे आरोप लगाए थे, कैसे उन्होंने उसे और उसकी माँ को राजा अमरपाल की जिंदगी से बाहर कर दिया। यह सुनकर राजा अमरपाल हक्के बक्के रह गए। क्या इसका मतलब तुम मेरे पुत्र हो? तो फिर यह जड़ी बूटी तुम स्वयं पर क्यों नहीं आजमाते? मुझे इस जीवन में अपने सौंदर्य की चिंता नहीं है महाराज। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी माँ रानी चंद्रलेखा को कारागार से मुक्त कर दे। राजा अमरपाल ने उसी क्षण रानी चंद्रलेखा को मुक्त करने का आदेश दिया। जैसे ही रानी चंद्रलेखा बाहर आई, उनकी नजर अपने पुत्र कमल पर पड़ी, जो आंखों में आंसू लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। माँ, मैं आपको लेने आया हूँ। अब हम इस महल में नहीं रहेंगे। हम अपने जीवन की शांति जंगल में ही ढूंढेंगे। माँ, कमल, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। कमल अपनी माँ का हाथ पकड़कर महल से बाहर निकलने लगा। तभी राजा अमरपाल ने रोकते हुए कहा, कमल, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन क्या तुम मुझे भी इस प्रायश्चित में शामिल कर सकते हो? आप अपने अपराध के लिए क्षमा की अपेक्षा कर सकते हैं महाराज, परंतु मेरे लिए मेरे पिता सदैव साधु सत्यवर्धन ही रहेंगे। मैं उन्हें ही अपना पिता मानता हूँ। तमसिनी, तुम्हारे कारण मैं अपने पुत्र और उसकी माँ से वंचित हुआ। तुम्हारी घृणा और जलन ने 3 जीवन बर्बाद किए हैं। तुमने जो किया है उसके बाद मैं तुम्हें इस महल में और एक क्षण भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारी वजह से मुझ पर इतना बड़ा अन्याय हुआ है। महाराज, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई, पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। नहीं तमसिनी, अब क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं बची। आज से ना तो तुम मेरा चेहरा देखोगी और न ही मैं तुम्हारा। और यह भी याद रखना, तुम्हारे बेटे रुद्रसेन का भी मुझसे अब कोई संबंध नहीं। राजा अमरपाल ने अपना मुंह फेर लिया। रानी तमसिनी फुट फुट कर रोने लगी। वो रोते हुए कमल से बोली, कमल, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ के साथ अन्याय किया है। मुझे क्षमा कर दो। राजा अमरपाल ने भी कमल से क्षमा मांगी, लेकिन कमल ने मना कर दिया। मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता रानी तमसिनी। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि किसी के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, परंतु आप जैसी चालबाज और निर्दय महिला को मैं माफ नहीं कर सकता। तभी राजा अमरपाल कमल की ओर देखकर बोला, कमल, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी माता रानी चंद्रलेखा के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा ताकि यह बोझ मेरे हृदय से उतर सके। जो आप उचित समझे पिताजी। राजा अमरपाल और कमल और रानी चंद्रलेखा महल से बाहर निकल गए। रानी तमसिनी आंसू भरी आंखों से उन्हें जाते हुए देखती रहीं।